मैं कंफ्यूज होकर उठा। मेरे नीचे एक खूबसूरत लड़की थी, रो रही थी और कांप रही थी, मुझे पति कह रही थी। उसके कंधों से खून बह रहा था, उसके कपड़े फटे हुए थे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। मेरा नाम लू फेंग है। कुछ देर पहले मैं एक जंगल में एक स्पेशल मिशन पर था और अब अचानक मैं यहाँ हूँ, किसी टूटी फूटी झोपड़ी में। फिर यादें मेरे दिमाग में कौंध गईं। मैं एक दूसरे शरीर में बदल गया था, सिवा विलेज नाम की जगह पर, ग्रेटली एम्पायर के बॉर्डर पर। जिस आदमी का शरीर मैंने संभाला था वह सच में एक बेकार आदमी था, एक आलसी शराबी, एक बदमाश, एक पूरी तरह से बेकार आदमी। साम्राज्य खुद टूट रहा था। दुश्मन बॉर्डर पर हमला कर रहे थे, करप्ट ऑफिसर लोगों से एक एक दाना निचोड़ रहे थे और हर जगह अकाल था। इस प्रोविंस यूजोऊ में परिवारों को अपनी फसल का 80% टैक्स के तौर पर देना पड़ता था। 14 साल से ज्यादा उम्र के हर आदमी को आर्मी में भर्ती होने के लिए मजबूर किया जाता था। 13 साल से ज्यादा उम्र की लड़कियों को शादी करनी पड़ती थी वरना उनके परिवारों को सजा मिलती थी। मेरे सामने जो लड़की थी, वान किंग, वह एक अच्छे परिवार से थी। उसे और उसकी बड़ी बहन वान किंग को इस बॉडी के असली मालिक से शादी करने के लिए मजबूर किया गया था क्योंकि उनके परिवार के पास समय खत्म हो रहा था। तो मैंने 2 पत्नियां, 2 बहनें कर लीं। लेकिन उनके साथ अच्छा बर्ताव करने के बजाय बूढ़े लू फेंग ने महीनों में उनका सारा दहेज पी लिया, उन्हें पीटा, कोड़ों और सुइयों से टॉर्चर किया और अब घर में खाने के लिए कुछ नहीं बचा था। जब मैंने उसे कपड़े पहनाए और बताया कि मैं खाना ढूंढने जा रहा हूं तो वह घबरा गई। उसने मुझसे रिक्वेस्ट की कि मैं उसे किसी कोठे पर न बेचूं। उसने कुछ भी करने का वादा किया, अपने पिता से अनाज मांगने का, फिर कभी शिकायत न करने का। वह मुझसे, या यूं कहें कि उस आदमी से डरती थी जो मैं हुआ करता था। मुझे बुरा लगा। मैंने उससे धीरे से कहा कि चिंता मत करो कि अब से मैं उसका और उसकी बहन का ख्याल रखूंगा। उसने मुझे ऐसे देखा जैसे उसे यकीन नहीं हो रहा हो। ये वह लू फेंग नहीं था जिसे वह जानती थी। उसकी बड़ी बहन सुबह सुबह जंगली सब्जियां खोदने गई थी और अभी तक वापस नहीं आई थी, जिससे मुझे चिंता हुई। लेकिन पहली प्रॉब्लम आसान थी। हमें खाना चाहिए था। मेरा पेट गुड़गुड़ा रहा था। मेरी किस्मत अच्छी थी कि मेरे पास असली सर्वाइवल ट्रेनिंग थी, शिकार करना, मछली पकड़ना, सब कुछ। मैं ये सब संभाल सकती थी। मैंने जल्दी से अपना फैसला लिया। पहला कदम, जिंदा रहना। दूसरा कदम, जिंदा रहते रहना। बाकी सब बाद में आता है। जब मैं जाने ही वाली थी तो बड़ी बहन वान किंग एक टूटी हुई टोकरी लेकर वापस आए। उसने अपनी छोटी बहन को रोते हुए देखा और तुरंत मुझसे उसे अकेला छोड़ने की गुजारिश की, ये कहते हुए कि वह जंगली सब्जियों का सूप बनाने जाएगी। लेकिन जब वह हिली तो उसकी पीठ पर कांटों से लगी खरोंचों से बुरी तरह खून बहने लगा। उसने आंसू रोकने के लिए अपने होंठ काट लिए। मैंने उन दोनों से कहा कि वे घर पर रहें, जंगली सब्जियां खाएं और मेरा इंतजार करें। मैं असली खाना, मीट लेने जा रही थी। उन्होंने एक दूसरे को हैरानी से देखा लेकिन बहस करने की हिम्मत नहीं की। बूढ़ा लू फेंग गुस्सैल और कुछ भी पता नहीं चलने वाला था, इसलिए उन्होंने डर के मारे बस मेरी बात मान ली। मैंने खुद को समझाने की जहमत नहीं उठाई। काम ही सब कुछ साबित कर देंगे। मैंने एक जंग लगा चाकू और एक बैग लिया और बाहर निकल गया। मेरे पीछे मैं उन्हें रोते हुए सुन सकता था। उन्हें लगा कि मैं बैग उन्हें कहीं बेचने जा रहा हूँ। मैं पहाड़ों की तरफ चला गया। पास की नदी में लगभग कोई मछली नहीं बची थी। बहुत सारे भूखे लोगों ने उसे साफ कर दिया था, लेकिन खतरनाक जंगली जानवरों की वजह से कुछ ही गांव वाले पहाड़ों में शिकार करने की हिम्मत करते थे, इसलिए वहां अभी भी बहुत सारा शिकार था। इसके अलावा मुझे इस दुबले पतले भूखे शरीर को फिर से बनाने के लिए असली मांस की जरूरत थी। ये पतझड़ का मौसम था, शिकार के लिए सबसे अच्छा समय। मेरे पास कोई धनुष नहीं था, बस एक लकड़ी का भाला था जिसे मैंने ऊपर जाते समय तराशा था। एक बार जब मैं ढलान पर पहुंचा तो मैंने हर जगह तीतर और खरगोश देखे। मैं उन्हें हाथ से नहीं पकड़ सकता था, इसलिए मैंने बेलों और डालियों का इस्तेमाल करके कई जाल बिछाए। फिर मुझे सरसराहट सुनाई दी। एक सिवेट बिल्ली, मोटी और खुश, जमीन से जंगली फल खा रही थी। उसने मुझे देखा नहीं था। मैं एक पेड़ के पीछे छिप गया, उसके पास आने का इंतजार किया और अपनी पूरी ताकत से भाला फेंका। सिवेट ने भागने की कोशिश की, लेकिन मैंने पहले ही उसके रास्ते का अंदाजा लगा लिया था। भाला निशाने पर लगा। मैं दौड़ा और अपने चाकू से उसे मार डाला। मैंने उस भारी जानवर को तेजी से पहाड़ से नीचे खींच लिया। खून की गंध बड़े शिकारियों को खींच सकती थी और मेरी अभी की कमजोर हालत में एक जंगली सुअर भी मुझे मार सकता था। भागते समय मैं पहले से ही प्लानिंग कर रहा था। सिवेट का मांस एक स्वादिष्ट चीज है जिसके अच्छे पैसे लगते हैं और उसकी खाल इतनी मजबूत होती है कि उससे धनुष की डोरी बनाई जा सकती है। गांव की नदी के पास कुछ औरतें कपड़े धो रही थीं। उनके ज्यादातर पतियों को सेना ले गई थी, इसलिए वे दूसरे आदमियों को ढूंढकर बच गईं। जब उन्होंने मुझे एक मोटा सिवेट ले जाते देखा तो उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। उन्होंने बहुत समय से मीट नहीं देखा था। वे मेरे चारों ओर जमा हो गईं और एक एक्स्ट्रा मीट की भीख मांगने लगीं। कुछ ने मेरे लिए खाना बनाने का ऑफर दिया, कुछ ने दूसरे एहसानों का इशारा किया, मीट के एक टुकड़े के लिए कुछ भी। मैंने उनसे कहा कि मेरे रास्ते से हट जाओ। मैं घर वापस आया और देखा कि दोनों बहनें जंगली सब्जियों के सूप के एक पतले कटोरे को घूर रही थीं, उसे छू नहीं रही थीं। वे इंतजार कर रही थीं कि मैं पहले खाऊं। यही नियम बूढ़े लियू फेंग ने बनाया था। वे कभी भी उससे पहले खाने की हिम्मत नहीं करती थीं। मैंने पूछा कि उन्होंने क्यों नहीं खाया। वानशिन की आंखों में आंसू भर आए। उसे डर था कि मैं सिर्फ जवाब देने के लिए उसे मार दूंगा। मैंने उनसे कहा कि देखो मैं क्या लाया हूं, सिवेट बिल्ली। वे चौंक गईं। उन्होंने पता नहीं कितने समय से मीट नहीं देखा था, लेकिन मैं उनकी आंखों में चिंता देख सकता था।
उन्हें लगा कि मैं उन्हें बेचने से पहले मोटा कर रहा हूँ। मैंने अपना प्लान समझाया, मैं हमारे खाने के लिए थोड़ा मीट काटूंगा और बाकी शहर के बाजार में बेच दूंगा। इन पैसों से मैं शिकार के लिए बेहतर औजार खरीद सकता था। जब उन्हें आखिरकार समझ आया कि मैं उन्हें बेच नहीं रहा हूँ तो वे फूट फूट कर रोने लगी। उन्हें फटे पुराने कपड़ों में देखकर बूढ़े लियू फैंग ने शराब के लिए अपनी शादी के कपड़े भी गिरवी रख दिए थे। मुझे बुरा लगा, मुझे पैसे कमाने थे और कम से कम उन्हें ठीक ठाक कपड़े दिलाने थे। मैंने मीट रखने के लिए एक कटोरा मांगा। एक अजीब सी खामोशी छा गई। वानशिन ने घबराकर मुझसे कहा कि कोई सिरेमिक कटोरा नहीं बचा है। पुराने मैंने वानशिन को पीटते हुए आखिरी कटोरा भी तोड़ दिया था। हमारे पास सिर्फ 3 काले पड़े लकड़ी के कटोरे थे। मैंने जल्दी से सिवेट की खाल उतारी और उसे काट दिया। बहनें पास में खड़ी थीं, मदद करने के लिए बेताब थीं लेकिन गलत हरकत करने से डर रही थीं। वे बार बार ऐसी बातें कह रही थीं, हम काम कर सकते हैं और प्लीज हमें मत बेचो और हम ठीक से रहेंगे। मुझे उन्हें रोना बंद करने के लिए कहना पड़ा। मैंने बाद के लिए बचाने के लिए कुछ मीट बांस की पट्टियों पर लटका दिया, ज्यादातर शहर में बेचने के लिए अलग रख दिया और उन्हें पकाने के लिए कुछ हिस्से दे दिए। जल्द ही छोटे से किचन में मीट पकने की महक भर गई। जब खाना तैयार हो गया तो उन्होंने मुझे चॉपस्टिक दी और पीछे हटकर मेरा पुराना नियम पूरा करने का इंतजार करने लगे। मैंने उनसे कहा कि मेरे साथ बैठकर खाओ। वे एकदम से जम गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। उन्हें कभी भी एक साथ खाने की इजाजत नहीं थी। वानशिन ने प्यार से मना करने की कोशिश की, ये कहते हुए कि मैंने शिकार में बहुत मेहनत की है और वे खाने के लायक नहीं हैं। मैंने बातों से बहस नहीं की। मैं झुकी और उनमें से हर एक के गाल पर किस किया। वे एकदम लाल हो गए, पूरी तरह हैरान। शादी के कुछ महीनों में बूढ़े लू फैंग ने कभी भी उनके साथ नरमी नहीं दिखाई। मैंने अपने गाल की ओर इशारा किया और उनसे कहा कि वे मुझे भी किस करें। वे शर्माते हुए आगे झुके और किस किया, फिर एकदम शांत खड़े रहे, ये देखने के लिए कि मैं आगे क्या करूंगा। मैं उनके पीछे गया और उनमें से हर एक को पीठ पर मजाक में एक थप्पड़ मारा। मैंने उनमें से हर एक को एक थप्पड़ मारा और कहा कि यह न सुनने की सजा है। उन्हें इंतजार करने के बजाय मेरे जाने के बाद सूप खा लेना चाहिए था। छोटी बहन वानशिन ने एक आवाज निकाली। हल्की आवाज आई और शर्म से लाल हो गई। उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसकी बड़ी बहन ने खुद को बेहतर तरीके से संभाला लेकिन उसे भी वैसा ही महसूस हुआ। फिर वानशिन ने अचानक मुझे गले लगाया और आंखों में आंसू भरकर मुझसे गुजारिश की कि मैं उन दोनों के साथ हमारी शादी पूरी करूं। उसने कहा कि अगर मैं उन्हें पीट भी दूं या बेच भी दूं तो भी वे बिना छुई मुई पत्नियां नहीं रह सकती। इस जगह पर अगर कोई शादीशुदा औरत प्रेग्नेंट नहीं हुई तो उसके परिवार को भी सजा मिलेगी। यही असली वजह थी कि वे इतनी परेशान थीं। मैंने मुस्कुराकर उनसे कहा कि हम आज रात एक एक करके ठीक से करेंगे। वानशिन का चेहरा शर्माकर गर्दन तक आ गया। मैं बता सकती थी कि दोनों बहनों की पर्सनैलिटी बहुत अलग थी। बड़ी वाली शांत और नर्म दिल वाली, छोटी वाली हिम्मत वाली और जोशीली। लेकिन पहले मैंने उन्हें बिठाकर खाने को कहा। मैंने उनके जंगली सब्जियों के सूप में मीट और शोरबा मिलाया और उन्हें बड़े बड़े हिस्से दिए। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था। बड़ी बहन ने मना करने की कोशिश की, ये कहते हुए कि मैंने ज्यादा मेहनत की है और मैं ज्यादा की हकदार हूँ। मैंने उससे कहा कि अगर उसने खाना नहीं खाया तो उसे एक और थप्पड़ पड़ेगा। ये काम कर गया। उन्होंने चुपचाप खाना खाया, मुझे चुपके से देखते रहे। मैंने जल्दी से खाना खत्म किया और बाहर एक्सरसाइज करने चला गया। एक सैनिक के तौर पर मैं हमेशा शाम को ट्रेनिंग करता था। ये शरीर कमजोर था लेकिन हड्डियां ठीक थीं। सही खाने और ट्रेनिंग से मैं इसे वापस शेप में ला सकता था। जब मैं वर्कआउट कर रहा था तो मुझे कदमों की आहट सुनाई दी। ली ए नाम का एक आदमी 2 गुंडों के साथ आया। वह गांव का गुंडा था जिसने असली लियू फैंग को शराब और जुए में धकेला था। वह बहुत समय से मेरी पत्नियों पर नजर रखे हुए था। वह गंदी बातें करने लगा, कहने लगा कि वह और उसके लड़के मेरी पत्नियों के साथ मेरी मदद करना चाहते हैं, कि वे उनके साथ रहना चाहते हैं। मैंने उससे कहा कि वह दोबारा कहे। वह और जोर देने लगा, मुझे मारने और बहनों को ले जाने की धमकी देने लगा। मैंने उसके गले पर मुक्का मारा। इससे पहले कि वह संभल पाता, मैंने उसके सीने पर इतनी जोर से मारा कि वह मिट्टी की दीवार से जा टकराया। फिर मैंने उसका सिर पकड़ा और उसकी गर्दन तोड़ दी। वह बिना चीखे ही मर गया। उसके 2 गुंडे डर के मारे जम गए। वे भागने के लिए मुड़े लेकिन मैं तेज था। हड्डी टूटने की कुछ दरारों के बाद तीनों जमीन पर मरी हुई थीं। मेरे पीछे बहनों ने दरवाजे से सब कुछ देख लिया था। उनके कटोरे उनके हाथों से फिसलकर टूट गए। वे डर के मारे जम गई थीं। उन्हें बूढ़े लियू फैंग ने कई बार पीटा था लेकिन उन्होंने उसे कभी किसी को मारते नहीं देखा था, और निश्चित रूप से इस तरह इतनी तेजी से और बेरहमी से नहीं। मैंने आह भरी। मुझे उम्मीद थी कि उनके देखने से पहले मैं इसे संभाल लूंगा। लेकिन फिर वान किंग पहले बोली, मैंने सब कुछ साफ सुना। तुमने ये हमारी और हमारी बहन की रक्षा के लिए किया। उसने अपना सिर हिलाया। मुझे डर नहीं है। वान किंग जल्दी से पीछे पीछे आया। मुझे भी डर नहीं है। उनकी आवाजें कांप रही थीं लेकिन उनका मतलब था। मैं मुस्कुराया। ये दोनों मेरी उम्मीद से ज्यादा मजबूत थीं। मैंने दोनों बहनों को पास रखा और उनसे वादा किया कि सब ठीक हो जाएगा। वे मेरी बाहों में पिघल गईं। इतने डर और दर्द के बाद आखिरकार उन्हें सुरक्षित महसूस हुआ। वान किंग ने शर्माते हुए पूछा कि क्या मैं सच में उन्हें धोखा नहीं दूंगी। मैं बस मुस्कुराई और उनसे कहा कि जाकर नहा धोकर सोने के लिए तैयार हो जाओ। मुझे पहले तीनों लाशों से निपटना था।
मैं उन्हें घसीटकर पहाड़ पर ले गई और जंगल में गहरे फेंक दिया। जंगली जानवरों को उन्हें खाने दिया। मैंने एक सिवेट को बाहर निकाल लिया था। अब मैं कुछ 100 पाउंड मीट वापस डाल रही थी। सही सौदा। मैं भागकर घर गई। रात अच्छी गुजरी, बहुत अच्छी। दोनों बहनें घबराई हुई थीं क्योंकि यह उनका पहली बार था, लेकिन सब ठीक हो गया। मैं इसे यहीं छोड़ती हूँ। अगली सुबह मैं जल्दी उठी तो दोनों मेरी बाहों में शांति से सो रही थीं। वे इतनी थक गई थीं कि वे सच में सो गईं। एक बार के लिए, आमतौर पर पुराने टॉयलेट के झाग की वजह से वे सुबह सुबह खाना बनाने के लिए उठ जाते थे। मैंने उन्हें आराम करने दिया। ऐसी रात के बाद वे इसके हकदार थे। जब वे जागे तो वे अलग थे। वान किंग ने धीरे से मुझसे कहा कि वे अब सच में मेरे हैं और कभी नहीं जाएंगे। शर्म अभी भी थी, लेकिन डर लगभग खत्म हो गया था। नहाने के बाद मैंने एक पत्थर पर अपना जंग लगा चाकू तेज किया। मेरा एकमात्र हथियार। बहनों को निर्देश दिए और सिवेट का मांस बेचने के लिए शहर चला गया। पूरा जानवर लगभग 30 पाउंड का था। मुझे एक रेस्टोरेंट मिला जो इसे खरीदने को तैयार था। मालिक ने हड्डियों और टुकड़ों के लिए कीमत कम करने के बाद मुझे 2800 सिक्के मिले, जो लगभग 2.5 टेल चांदी के थे। इस मुश्किल समय में ये बहुत पैसा था। मैंने शॉपिंग शुरू की। सबसे पहले मैं एक लोहार के पास गया। लोहे की क्वालिटी खराब थी, यहाँ गलाने की टेक्नोलॉजी सीमित थी, लेकिन मुझे एक अच्छी कुल्हाड़ी मिली जो शिकार और रोजाना के काम दोनों के लिए तेज और काम की थी। मैंने तीर के सिरे भी खरीदे क्योंकि बाद में मैं लकड़ी से धनुष और तीर बना सकता था। मैंने भाले की नोक बनाने का ऑर्डर दिया। इन सब की कीमत 300 कॉइन थी। फिर मैंने अपनी पत्नियों के फटे पुराने कपड़ों में घूमने के बारे में सोचा। मैं सिल्क नहीं खरीद सकता था, लेकिन मैंने सादे कॉटन के कपड़े के कुछ बोल्ट खरीदे। मैंने सर्दियों के बिस्तर के लिए कॉटन और सरकंडे के रोए, साथ ही गमले, कटोरे और किचन का बेसिक सामान खरीदा। इसमें और 500 कॉइन खर्च हो गए। अगला पड़ाव खाना था। अनाज की दुकान पर मुझे समझ आया कि लोग भूखे क्यों मरते हैं। यहाँ तक कि कच्चा मिक्स अनाज भी 30 कॉइन प्रति नाप का था। सफेद चावल 100 का और आटा 60 का। मैंने ज्यादातर सस्ता अनाज खरीदा जिसमें थोड़ा चावल और आटा मिला हुआ था। इसका स्वाद बहुत खराब था, लेकिन ये हमें सर्दियों में जिंदा रखेगा। वसंत में मैं जमीन साफ करूंगा और खेती शुरू करूंगा। आखिरी स्टॉप दवा की दुकान थी। दोनों बहनों के शरीर पर अभी भी बूढ़े लियू फैंग के बुरे बर्ताव के घाव थे और मुझे शिकार की चोटों के लिए भी इलाज के सामान की जरूरत थी। इसके अलावा अगर वे ठीक से ठीक नहीं हुए तो हमारी रात की एक्टिविटीज लिमिटेड रहेंगी, और कल रात के बाद मुझे पता था कि मुझे और भी बहुत कुछ ट्राई करना है। जैसे ही मैं सप्लाई से भरी फार्मेसी से निकला, मैंने कुछ नोटिस किया। एक आदमी पास में सामान देखने का नाटक कर रहा था। मैंने उसे आज 4 बार देखा था, हमेशा पास ही रहता था। जब उसने मुझे घूरते हुए पकड़ा तो उसने मुझे घूरा और गैम्बलिंग हाउस की तरफ चला गया। कोई मेरा पीछा कर रहा था। मैंने उस आदमी को पहचान लिया जो मेरा पीछा कर रहा था। वह गैम्बलिंग हाउस का एक वर्कर था। बूढ़ा लियू फैंग वहां लगातार शराब पीता और जुआ खेलता था, जमीन का कागज समेत सब कुछ हार जाता था। इस आदमी ने मेरे पैसे साफ देख लिए थे और कुछ लोगों को पकड़ने वाला था। मुझे कोई चिंता नहीं थी। अगर वे मुझे पकड़ने आते तो मैं एक ही बार में पुराने और नए कर्ज चुका देता। मैंने एक बैलगाड़ी किराए पर ली और सप्लाई से लदी हुई गांव वापस आ गया। पूरा गांव मुझे घूरने के लिए बाहर आ गया। बाद में मेरे शिकार के बारे में बातें फैल गईं। किसी ने मुझे सीधे परेशान करने की हिम्मत नहीं की, लेकिन वे गाड़ी के पीछे पीछे घर तक आए। उनके मुंह से लार टपक रही थी। पड़ोसी मेरी पत्नियों के चारों ओर जमा हो गए और खाना मांगने लगे। कुछ को चावल चाहिए था, कुछ को कपड़ा, कुछ को अपने बच्चों के कोट के लिए कॉटन चाहिए था। मैंने सबको चुप कराने के लिए अपनी कुल्हाड़ी दरवाजे के तख्ते पर फेंक दी। ब्लेड अंदर तक चुप गया। लकड़ी कराह रही थी। मैंने उन्हें डील बताए। अगर उनके आदमी मेरे लिए पेड़ काटेंगे तो मैं एक पेड़ के बदले 1 पाउंड चावल लूंगा। मुझे अपना घर ठीक करने के लिए लकड़ी चाहिए थी, लेकिन कोई मेरी पत्नियों को छूता नहीं है या उनसे भीख नहीं मांगता। मैं यहाँ इंचार्ज हूँ। उन्हें भगाने के बाद मैंने बहनों को कपड़ा दिया और उनसे कहा कि वे चमकीले रंग चुनें और अपने लिए अच्छे कपड़े और सर्दियों के लिए एक बड़ी गर्म रजाई बनाएं। वे कपड़े की क्वालिटी देखकर हैरान रह गईं। शहर के अमीर परिवार भी शायद ही कभी इतना अच्छा कपड़ा इस्तेमाल करते हों। उन्होंने मना करने की कोशिश की, ये कहते हुए कि कपड़े मुझे लेने चाहिए। मुझे पता था कि वे असल में क्या सोच रही हैं। उन्हें अब भी डर था कि मैं उन्हें बेहतर कीमत पर बेचने के लिए वान किंग के हाथ महसूस हुए। बर्फ जैसे ठंडे, उसका शरीर कांप रहा था। ठंडा नहीं, वह कहती है। झूठा। मैंने उन्हें धीरे से डांटा और दवा दी। उन्हें रात का खाना खाने के लिए कहा, फिर कपड़े उतार दिए और मेरे उनके घावों का इलाज करने का इंतजार किया। जब मैं सब कुछ उतार रहा था, उनसे मदद मांगे बिना सारा भारी सामान खुद उठा रहा था, तो बहनों ने रात का खाना बनाने का फैसला किया। वान किंग ने बताया कि जियाओफांग नाम की एक गांव की औरत आज उन्हें चारा ढूंढने ले गई थी और सुंदर जंगली सब्जियों की एक बड़ी टोकरी ढूंढने में उनकी मदद की थी। मेरा खून ठंडा हो गया। जियाओफांग, वह झूठे की औरत थी। झूठा, जिसकी गर्दन मैंने कल तोड़ दी थी। मैंने टोकरी पकड़ी और कपड़े को फाड़ दिया, जैसा मुझे डर था। ये सब्जियां बहुत बड़ी, हरी और एकदम सही थीं। अकाल में जहां लोग पेड़ों की छाल उतार देते हैं, ऐसी सब्जियां तब तक नहीं होती जब तक वे जहरीली न हों। उसने उन्हें जानबूझकर जहरीले पौधे दिए थे। मैं गुस्से में था। वह औरत मेरी ही पत्नी के हाथों हमें मारने की कोशिश कर रही थी। मैंने उनसे गुस्से में पूछा कि क्या उन्हें नहीं पता कि ये जहरीली हैं। वे डर के मारे जमीन पर गिर पड़े, एक दूसरे से लिपट कर रोने लगे।
उन्हें लगा कि मैं उन पर गुस्सा हूँ। वान किंग ने मुझसे गुजारिश की कि मैं उसकी बहन के बजाय उसे मारूं। वान किंग ने कसम खाई कि वह मुझे कभी जहर देने की कोशिश नहीं करेगी, कि मैंने जो कुछ भी किया है उसके लिए वह शुक्रगुजार है। मैं और नहीं चिल्लाया, मैंने बस चुपचाप टोकरी में से जहरीली सब्जियां निकाली और सुरक्षित सब्जियां वापस कर दी। मैंने वान किंग से उन्हें पकाने के लिए कहा। उसने कांपते हाथों से कटोरा लिया, उसकी आंखें पूरी तरह मरी हुई थीं। उसे लगा कि मैं उन्हें सजा के तौर पर जहर खिला रहा हूं। उसके मन में अपने पति को जहर देना लोकल कानून के तहत एक बड़ा जुर्म है और उन्हें उनके ही जहर से मरने देना दया होगी। उसने पहले ही मौत मान ली थी। जंगली सब्जियां बर्तन में उबल रही थीं। वान किंग ने अचानक कहा कि वह मुझे आखिरी बार परोसना चाहती है और वहीं कपड़े उतारने लगी, ये सोचकर कि मैं उन्हें मारने वाला हूं। मैंने उसे रोक दिया, वह पूरी तरह गलत थी। मैं उसे बेडरूम में ले गया, लेकिन जैसा उसने सोचा था वैसा नहीं हुआ। मैंने दवा निकाली और उसकी पीठ पर लगे घावों पर धीरे से मरहम लगाया। जब मैं काम कर रहा था तो मैंने उसे सब कुछ समझाया। जो आदमी हमें धमकाने आया था वह ली एर था, गांव का गुंडा और जियाओफांग का प्रेमी। जियाओफांग ने ही उन्हें जानबूझकर जहरीली सब्जियां दी थीं। वे यहाँ नए थे, उन्हें गांव के लोगों के बीच के कनेक्शन के बारे में नहीं पता था। मुझे उन पर एक सेकंड के लिए भी शक नहीं हुआ। फिर मैंने वान किंग को बुलाया और उसके घावों का भी इलाज किया। दोनों बहनें रोने लगी क्योंकि उन्हें आखिरकार सब समझ आ गया था। मुझे पूरी कहानी पता थी, मैंने उन्हें दोष नहीं दिया और मैं उनका ख्याल रख रहा था। उनका मुझ पर भरोसा वहीं और गहरा हो गया। रात का खाना खाने के बाद मैंने लकड़ी की बाल्टी में कुछ चावल के साथ जहरीली सब्जियां तैयार की और जियाओफांग के साथ मामला सुलझाने के लिए निकल गया। वान किंग आने पर अड़ी रही। मैं हैरान था, वह बहुत नर्म और शांत लग रही थी, लेकिन वह पक्की थी। उसके मन में, जो औरत धोखे से अपने पति को मारने की कोशिश करती है वह मौत की हकदार है और वह ये होते हुए देखना चाहती थी। मैंने इस बात का सम्मान किया। इस बेरहम दुनिया में मेरी औरतें नर्म नहीं पड़ सकती थीं। जियाओफांग ने हमें आते देखा और डर के मारे उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने उस रात चुपके से ली र का पीछा किया था और मुझे अपने नंगे हाथों से तीनों आदमियों को मारते हुए देखा था। वह इतनी डरी हुई थी कि सो नहीं पा रही थी या रिपोर्ट नहीं कर पा रही थी। वैसे भी पहाड़ी जानवरों के पास कोई सबूत नहीं बचता, इसलिए उसने जहर का प्लान बनाया और मेरी बेगुनाह पत्नियों को हथियार बनाया। मैंने उसे साफ साफ बता दिया, मैं उसे जिंदा छोड़ देता, लेकिन वह मेरे पीछे आती रही। मैंने उसे पकड़ा, नीचे गिराया और उसने भागने की कोशिश की लेकिन ठोकर खा गई। मैं उसे भीख मांगने का कोई मौका नहीं दे रहा था। मैंने वान किंग को बाल्टी लेकर आगे बुलाया। मुझे लगा कि मैं खुद ही कर लूंगा, लेकिन वह आगे बढ़ गई। उसके हाथ कांप रहे थे लेकिन उसकी आंखें ठंडी थीं। उसने खुद कहा, जिसने भी उसके पति को अपने हाथों से मारने की कोशिश की वह मरने लायक है। उसने जबरदस्ती जियाओफांग का जबड़ा खोला और जहरीली सब्जियां उसके गले में डाल दी। फिर उसने लकड़ी की बाल्टी उठाई और जियाओफांग के सिर पर दे मारी। बाल्टी टूट गई, जियाओफांग मर गई। जैसे ही यह खत्म हुआ, वान किंग की सारी ताकत खत्म हो गई। वह मुश्किल से सांस ले रही थी, बेकाबू होकर कांप रही थी, मेरी बाहों में गिर पड़ी। उसने धीरे से कहा कि वह मुझ पर बोझ नहीं बनेगी। मैंने उसे पकड़ा और कहा कि वह कभी बोझ नहीं थी। मैं उसे घर ले गया और वान किंग के पास आराम करने के लिए छोड़ दिया। मुझे और भी जरूरी काम निपटाने थे। मैंने धनुष पर काम करना शुरू किया। मैंने जो सिवेट की खाल बचाई थी वह अब काफी सूख चुकी थी। मैंने फर को जलाया, भिगोया, पतली पतली पट्टियों में काटा और उन्हें 3-3 के ग्रुप में मोड़कर धनुष की डोरी बनाई। सिवेट की खाल में ठीक ठाक फ्लेक्सिबिलिटी थी लेकिन वह आइडियल नहीं थी। मुझे एक मजबूत धनुष के लिए सही एनिमल सिम्युलेटर या क्रॉसबो की जरूरत होगी, लेकिन अभी के लिए ये चलेगा। असली धनुष से शिकार करना बहुत आसान हो जाएगा। जब मैं काम कर रहा था तो मुझे बाहर से धमक की आवाज सुनाई दी। मैंने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और देखने गया। वहां 3 दुबले पतले आदमी खड़े थे, हर एक के कंधे पर एक लट्ठा था। मुझे यकीन नहीं हो रहा था, किसी ने सच में मेरा ऑफर मान लिया। लीडर एक बड़ा आदमी था जिसका नाम तियान लाओबा था, सीधा सादा और ईमानदार। उसने मुझे लट्ठे दिखाए, अच्छी क्वालिटी की फर की लकड़ी जो बिल्डिंग बनाने के लिए एकदम सही थी। बाकी 2, वांग सैन और यांग द लिम्पर, उसी तरह के मेहनती किसान थे जिनमें कोई ट्रिक नहीं थी और वे स्वभाव से वफादार थे। मैंने बहनों को अनाज लाने के लिए बुलाया। मैंने हर आदमी को वादे के बदले मिक्स चावल के 2 कटोरे दिए। तियान लाओबा ने एक्स्ट्रा लेने से मना करने की कोशिश की, ये कहते हुए कि 1 कटोरा काफी है। उसकी इस ईमानदारी ने मुझे उसे और भी पसंद करने पर मजबूर कर दिया। सही ट्रेनिंग से उसके जैसा आदमी असली योद्धा बन सकता है। मैंने उनसे पहाड़ पर जीव लकड़ी नाम की एक खास लकड़ी ढूंढने को कहा। यह धनुष बनाने के लिए सबसे अच्छा मटेरियल है। तियान लाओबा ने कहा कि वह कुछ फ्री में वापस ले आएगा, कोई पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। मैंने सही पेमेंट करने पर जोर दिया। उनके जाने के बाद मैंने बड़ा सोचना शुरू किया। 2 पाउंड चावल के लिए 3 लट्ठे बहुत अच्छी डील थी। ये फर की लकड़ी शहर में कीमती थी लेकिन भूखे लोगों के लिए इतनी दूर ले जाना नामुमकिन था, तो वे इसे मेरे पास ले आए। मैं बिचौलिया बन रहा था जिसके पास रिसोर्स थे। एक्स्ट्रा अनाज और वादे लॉयल्टी में एक इन्वेस्टमेंट थे। आगे जो होगा उसके लिए मुझे मदद की जरूरत होगी।
इससे मुझे एक असली घर बनाने के बारे में सोचने पर मजबूर होना पड़ा। मेरी झोपड़ी टूट रही थी और सर्दी आ रही थी। मैंने 3 कमरे, लिविंग रूम, बेडरूम, किचन, सही मिट्टी की दीवारों और एक बड़े गर्म ईंट के बिस्तर के साथ प्लान किया। लेकिन मुझे 10,000 से ज्यादा मिट्टी की ईंटों की जरूरत थी। इसका मतलब था पूरे गांव को इकट्ठा करना, जिसका मतलब था कि मुझे और भी ज्यादा पैसों की जरूरत थी। उस शाम तियान लाओबा हाँफते हुए वापस आया। उसके हाथ में जियू लकड़ी के कई टुकड़े थे। वे एकदम सही थे, बिल्कुल सही मोटाई, नेचुरल कर्व, अच्छी लंबाई। मैंने उसे अनाज और मांस का एक टुकड़ा देकर पैसे दिए, फिर तुरंत काम पर लग गया। मैंने अपनी कुल्हाड़ी से टहनी के खाली हिस्से को आकार दिया। जियू लकड़ी में जबरदस्त इलास्टिसिटी और स्प्रिंग होता है। मेरी पुरानी दुनिया में हाथ से बनी जियू लकड़ी की टहनी कलेक्टरों को बहुत ज्यादा कीमत पर बिकती थी। मैंने उसे घास की आग पर सुखाया, फिर आटे से पेस्ट बनाया और दबाव में टूटने से बचाने के लिए टहनी के चारों ओर भांग के धागे की परत दर परत लपेटी। हिरन की नस बेहतर होगी, लेकिन अभी भांग से काम चल जाएगा। बहनें मुझे हैरानी से देख रही थीं। उन्हें लगा था कि मेरी बात घर बनाना तो बस खोखली बातें थीं, लेकिन अब उन्होंने मुझे सच में तैयारी करते देखा। वे अंदर गईं और सफाई करने और रात का खाना बनाने लगी, चुपचाप अपना काम कर रही थीं। उस शाम रात के खाने के बाद मैंने तीर बनाने का काम किया। मेरे पास शहर से लोहे के तीर के सिरे थे, लेकिन मुझे अभी भी सही लकड़ी के शाफ्ट चाहिए थे। बहनें पास में ही धीमी रोशनी में कॉटन की रजाई सिल रही थीं। वानसिन शांत और फोकस थी, जबकि वानसिन जब भी मुझे उसे देखते हुए देखती तो खिलखिलाती और शर्माती रहती। हमने एक और अच्छी रात साथ बिताई। अगली सुबह मैं अपनी नई टहनी के साथ पहाड़ पर चढ़ गया। मेरा पहला स्टॉप वहीं था जहां मैंने लाशें फेंकी थीं। कोई निशान नहीं बचा, खून भी नहीं। किसी बड़े शिकारी ने सब कुछ खा लिया था। इसका मतलब था कि खतरनाक जानवर पास में थे, इसलिए मैंने अपनी टहनी तैयार रखी और अलर्ट रहा। लगभग आधे घंटे बाद मैं पुराने जंगल के किनारे पहुंच गया। बड़े बड़े पेड़, गहरी घाटियां, हर जगह जानवरों की आवाजें गूंज रही थीं। मैं एक ऊंची जगह पाने के लिए एक पहाड़ी पर चढ़ा और ठीक वही हिरन देखा जो मैं चाहता था। मैं बहुत खुश था। हिरन का मतलब होता है कीमती मांस। लेकिन इससे भी जरूरी बात यह है कि हिरन की नसें धनुष की डोरी और औजारों के लिए सबसे अच्छा मटेरियल होती हैं। और हिरन झुंड में रहने वाले जानवर होते हैं, जिसका मतलब था कि मुझे एक से ज्यादा मिल सकते थे। मैंने उनका पीछा किया और एक बड़े हिरन के लगभग 30 फीट के अंदर पहुंच गया, जिसके सींग मोटे थे और 3 या 4 नुकीले थे। मांसल पतझड़ में खाने से मोटा था। मैंने अपनी टहनी निकाली और बिना किसी हिचकिचाहट के तीर छोड़ दिया। तीर हिरन के शरीर को चीरता हुआ दूसरी तरफ निकल गया। मैंने जल्दबाजी नहीं की, मैं लगातार उसका पीछा करता रहा और खून बहने के साथ साथ हिरन की सांसें तेज होती देख रहा था। फिर मैंने स्पीड बढ़ा दी। उसे डराने के लिए बाघ और शेर की आवाजें भी निकाली ताकि वह तेजी से भागे और खून जल्दी निकले। खून शिकारियों को अट्रैक्ट करता है, इसलिए मुझे ये काम जल्दी करना था। हिरन अभी भी हिल रहा था, इसलिए मुझे दूसरा शॉट मारना था। एंगल खराब था, इसलिए मैंने एक पेड़ के तने से लात मारी, हवा में उछला और कूदते समय ही तीर चला दिया। तीर सीधे दिल में घुस गया और दूसरी तरफ एक पेड़ में जा फंसा। हिरन गिर गया, कुछ बार छटपटाया और मर गया। मैं दौड़कर गया और खुद को कोसा। हिरन का ज्यादातर खून जमीन पर बह गया था। हिरन का खून बहुत कीमती होता है और मैंने उसे बर्बाद कर दिया। मैंने मन में नोट कर लिया कि अगली बार ज्यादा होशियार रहना है। मैंने बेलों और डालियों से एक झटपट ड्रैग फ्रेम बनाया और हिरन को जितनी तेजी से हो सके नीचे की ओर खींच लिया। जब तक मैं गांव पहुंचा, लोग काम पर जा रहे थे। गांव के मुखिया वांग चांगशेंग और उनकी पत्नी एक बड़े हिरन को मेरे पीछे घसीटते हुए सीधे मुझसे टकरा गए। वे मुंह खोले खड़े थे। मुखिया ने शायद अपनी पत्नी को मेरी जिंदगी बदलने की अफवाह फैलाने के लिए डांटा था। अब वह सबूत देख रहा था। उसकी पत्नी ने उसे कुहनी मारना शुरू कर दिया, सींगों की ओर इशारा करते हुए उसे बताया कि हिरन के सींगों से बनी शराब कोई चमत्कारी दवा है। उसने उसे एक शरारती मुस्कान दी। घर जाते समय गांव के मुखिया वांग चांगशेंग ने मुझे रोका। वह 30 साल के थे, सबके मुकाबले अच्छी जिंदगी जीते थे। और भी बड़ा ईंट का घर, 100 एकड़ अच्छी खेती की जमीन। उसकी पहली पत्नी ने उसे कभी बच्चे नहीं दिए, इसलिए उसने काउंटी के एक कोटे से अपनी दूसरी पत्नी के तौर पर सबसे अच्छी लड़की खरीदने में बहुत पैसा खर्च किया। उसने उसे पूरी तरह थका दिया था। वह अब और परफॉर्म नहीं कर सकता था और उसने उसे यह कभी भूलने नहीं दिया। उसने हिरन के सींग के लिए मुझसे कम पैसे मांगे, 2 चांदी की पूंछें दी और ऐसे बर्ताव किया जैसे वह मुझ पर कोई एहसान कर रहा हो। उसने मुझे मेरे पुराने बेइज्जती वाले निकनेम थरी लेग से भी बुलाया जब मैं उसके यहाँ काम करता था। मैंने उसे तुरंत चुप करा दिया। मैंने उससे कहा कि अगर उसने कभी हंस का मांस भी नहीं चखा है तो उसे हिरन के सींग के बारे में सपने देखने का कोई हक नहीं है। मैंने उससे कहा कि मेरे रास्ते से हट जाओ और चला गया। मेरे पीछे मैंने ध्यान नहीं दिया कि उसकी पत्नी मेरी पीठ को घूर रही थी। उसकी नजरें मेरे मसल्स पर घूम रही थीं। वह पहले से ही साजिश कर रही थी, क्योंकि उसका पति उसे बच्चा नहीं दे सकता था। शायद कोई और दे सकता था, बस बच्चे का नाम वॉन्ग हो, किसे फर्क पता चलेगा। घर वापस आकर बहनें हिरन को देखकर हैरान रह गईं। मैंने उन्हें कुछ मीट बनाने दिया जबकि मैं जंगली जड़ी बूटियां, खासकर हुआंग जिंग जड़ ढूंढने निकल गया। वापस आते समय मैंने कुछ देखी थीं।
लौटते समय मैंने वॉन्ग चोंग शिंग को खेत में अपनी पत्नी को पीटते हुए देखा। यह मेरा काम नहीं है। मेरे पास एक आइडिया था। लोकल वाइन हल्की और खट्टी थी, असल में बेकार। पहले खरीदे हुए जार और बोतलों का इस्तेमाल करके मैंने एक सिंपल स्टिल बनाया। अल्कोहल की मात्रा बढ़ाने के लिए वाइन को दोबारा डिस्टिल किया, फिर उसमें हिरन का खून और हुआंग जिंजर मिलाए। मैंने इसे चखा, स्ट्रॉन्ग असली किक के साथ, एक हेल्थ टॉनिक और एक स्टिफ ड्रिंक एक साथ। काउंटी के अमीर लोग इसके लिए अच्छी कीमत देंगे। पैसे कमाने का एक और तरीका। मैंने हिरन को ध्यान से काटा, उसकी नसें, खाल और अंग रख लिए। मैंने हमारे इस्तेमाल के लिए 30 पाउंड मीट टांगा और बाकी करीब 200 पाउंड साथ में सींग और काउंटी में बेचने के लिए अपनी नई मेडिसिनल वाइन के कई जार तैयार किए। लेकिन मेरे सामने एक प्रॉब्लम थी। ये सब कैसे ले जाऊं? एकमात्र ऑप्शन बैलगाड़ी थी और गांव में एकमात्र आदमी जिसके पास बैलगाड़ी थी वॉन्ग चोंग शिंग था, वही आदमी जिसकी मैंने उस सुबह बेइज्जती की थी। वह गांव का सबसे बड़ा कंजूस था, एक ऐसा आदमी जो अपने वक़्त से हर चीज के पैसे लेता था। मैंने अपनी इज्जत को दबा लिया, 100 सिक्के उठाए और उसके घर गया। ये गांव की सबसे अच्छी जगह थी, पक्की ईंट की दीवारें और टाइल वाली छत जिसके पीछे पीढ़ियों की दौलत थी। गेट पर मैंने उसके भाई वॉन्ग चोंग शिंग को देखा जो एक अजीब आदमी की तरह अंदर झांक रहा था। उसके हाथ कमर के नीचे बिजी थे। घिनौना, मुझे देखते ही वह भाग गया। स्टीवर्ड, वॉन्ग ने दरवाजा खोलने के लिए कहा। जब मैंने बैलगाड़ी उधार लेने की बात की तो उसका चेहरा तुरंत उतर गया। उसने फीस, चारे का खर्च, टूट फूट, बैल के पसीने की गिनती शुरू कर दी। मैंने 20 सिक्कों से उसकी बात काट दी। वह हिचकिचाया, फिर मालिक के घर पर न होने का बहाना बनाया। अंदर से एक औरत की आवाज आई जिसने उसे रोक दिया। वह पत्नी थी। उसने कहा कि वह इंचार्ज है और उसे इंतजाम करने को कहा। वॉन्ग की पत्नी ने फूलों वाली ड्रेस में दरवाजा खोला। बाल अभी भी गीले थे, उसकी गर्दन पर चोट के निशान दिख रहे थे जहां उसके पति ने उसे पहले मारा था। जब उसने मुझे देखा तो उसकी आंखें चमक उठीं। उसने मुझे अंदर खींच लिया और दरवाजा बंद कर दिया। वह सीधे मुद्दे पर आ गई। उसका पति अब और परफॉर्म नहीं कर सकता था और वह चाहती थी कि मैं उसे प्रेग्नेंट कर दूं। वह मुझे बैलगाड़ी मुफ्त में इस्तेमाल करने देगी और भविष्य में मुझे जो भी जरूरत होगी उसमें मेरी मदद करेगी। उसने अपनी ड्रेस अपने कंधों से उतारनी शुरू कर दी। मुझे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह मुझे अट्रैक्टिव नहीं लग रही थी और उससे सस्ते परफ्यूम की बदबू आ रही थी। लेकिन मैंने दीवार में एक झांकने का छेद देखा और तुरंत एक प्लान बन गया। मैंने उसे बताया कि मेरी एक खास पसंद है। मुझे पहले नहाना पसंद है और मैं चाहता था कि उसकी आंखों पर पट्टी बंधी हो। वह पूरी तरह मान गई, खिलखिलाई और इंतजार करने के लिए पीछे वाले कमरे में चली गई। बाहर निकलते समय मेरी मुलाकात वॉन्ग चोंग जुवान से हुई, जो चीफ का डरावना भाई था और पहले बाहर छिपा हुआ था। मैंने उसे एक तरफ खींचा और बताया कि अंदर एक औरत तैयार इंतजार कर रही है, आंखों पर पट्टी बंधी है और तैयार है। वह मुझे धन्यवाद देते हुए लगभग गिर ही गया। मैंने उसे चुप कराया, कमरे की तरफ इशारा किया और वह अंदर भागा। मैंने उन्हें शुरू करते सुना, मन ही मन मुस्कुराया, स्टीवर्ड से बैलगाड़ी ली और चला गया। अगर वे पकड़े गए तो क्या? वैसे भी यह सब वॉन्ग परिवार का खून था और जब दो लोगों के बीच ऐसा कुछ होता है तो वह एक बार में कभी नहीं रुकता। मैंने सब काउंटी टाउन। मैंने घूमने फिरने के लिए एक लोकल लड़के को रखा। मैंने हिरन का मीट सबसे बड़े रेस्टोरेंट में बेचा और सींग और हिरन के खून की वाइन एक दवा की दुकान पर ले आया। मैंने 40 से ज्यादा टेल चांदी बनाए। एक गुजरते हुए व्यापारी ने बचे हुए टुकड़े ऊंची कीमत पर खरीद लिए, जिससे मेरा टोटल 60 से ज्यादा टेल हो गया। मैं हैरान रह गया। एक हिरन शहर में एक घर खरीदने के लिए काफी था। मैं सीधे अनाज की दुकान पर गया और 50 मेजर मिक्स चावल खरीदे। फिर मुझे एक लोहार मिला और मैंने एक उचित भाला, प्लसारी, हथौड़े और अन्य उपकरण खरीदे। गाड़ी तेजी से भर गई। काउंटी कार्यालय के पास मैंने देखा कि एक हंगामा हुआ। घायल सैनिकों को उनकी विकलांगता भुगतान एकत्र करने के लिए पंक्तिबद्ध किया गया था। उनमें से मैंने एक आंख वाले आदमी को टूटे पैर के साथ बैसाखी पर देखा, जो मेरी पत्नी के बड़े भाई शियाओ वॉन का था। वह केवल 4 महीने पहले गया था और पूरी तरह से नष्ट हो गया था। मेरे जैसे व्यक्ति के लिए भी जिसने बहुत खून देखा था, यह बहुत कठिन था। युद्ध सामान्य लोगों को चबाता है और उन्हें बाहर थूक देता है। इसने मुझे ये भी याद दिलाया कि अग्रिम पंक्तियां करीब आ रही थीं। मुझे तेजी से तैयारी करने की आवश्यकता थी। मैं अंत में पशु बाजार में रुका। सरकार ने मवेशियों को खरीदना और बेचना कानूनी कर दिया था। बहुत समय बाद ऐसा समय बिताया। मैं रात भर गाड़ी चलाकर घर पहुंचा। अगली सुबह जब बहनों ने चूजों और बैल को देखा तो वे पागल हो गईं। उन्होंने मुझे गले लगा लिया और वहीं चूम लिया। इस भूख की दुनिया में मुर्गियां और गाय का मतलब भविष्य होता है। वानकिंग तुरंत बैल के लिए घास काटने चला गया। वानकिंग चूजों के लिए एक छोटा सा घर बनाने में लग गया। मैंने वांग चांगशेंग की बैलगाड़ी लौटा दी। उसकी पत्नी ने मुझे ऐसे घूरा जैसे वह मुझे मार डालना चाहती हो। उसे पता चल गया था कि उस कमरे में उसके साथ मैं नहीं हूं।
यह मेरी प्रॉब्लम नहीं है। कुछ दिनों बाद घर पर सब कुछ ठीक था। मैंने सामान